इस वक्त इस्लामाबाद में एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है। इमरान खान ने पहले अपने खास मंत्रियों के साथ बैठक की, फिर अचानक पाकिस्तानी जनरल बाजवा इमरान खान के पास जा पहुंचे। आईएसआई चीफ ने भी इमरान खान से बात की। इमरान खान की सरकार बुरी तरह से हिल गई है। एक के बाद एक इमरान खान के सांसद उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तो विपक्ष ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान तक कर दिया है। इमरान खान का जाना तय हो गया। अब इमरान को यह तय करना है कि वो बेइज्जत होकर जाएंगे या इस्तीफा देकर चुपचाप बैठ जाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, बुरे वक्त से कभी ना डरना, फेलियर से कभी ना घबराना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं। आपने घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, कोस भी रहे हैं, मन्नत भी मांग रहे हैं, टोटका भी आजमा रहे हैं। ये पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान है, जिनके कुर्सी से उठने का टाइम आ गया है। हुकूमत मेजॉरिटी खो चुकी है और लग रहा है फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, फ्रॉम द फेस ऑफ इट, कि वो ये तहरीके अदम एतमाद हारने जा रहे हैं और उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी तहरीके अदम एतमाद। तो ऑनरेबल डिस्कोर्स तो यही होगा कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाएं खुद। चे जाए कि वो एक लम्हा है जहां पर पार्लियामान के अंदर एक बाकायदा मैदान सजे जिसको वो सजाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां पर उनके खिलाफ लोग खड़े हों। या ज़हन में रखिए कि अभी तो ये मुनहरिफ अरकान इनके अंदर शामिल ही नहीं है। उसके बावजूद अब तक का जो नंबर है वो 170 पे पहुंच गया है अपोजिशन का। तो ये एक ऑनरेबल चीज तो होगी वज़ीर आज़म के लिए अगर वो खुद को खुद से अलग कर ले। पाकिस्तानी सेना कह रही है, नेता कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, पाकिस्तानी आवाम तक कह रही है, इमरान खान हार चुके हैं, घबरा चुके हैं, बहुमत खो चुके हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। जब इमरान ने सरकार बनाई थी तो उनके पास 179 सांसद थे, लेकिन अब इमरान के पास 164 सांसद ही बचे हैं, जबकि विपक्ष के पास 177 सांसद हो गए हैं। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। या इस्तीफा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। साफ व शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, जमहूरियत का बहाली का सफ़र, मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र का आगाज़ हो सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने महागठबंधन तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान तक कर दिया है। तुम्हारी तरह न्याजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। अरबों खरबों के इस गरीब मुल्क के जो वसाइल वो ज़ाया हो गए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या महंगाई जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल-अक़वामी साजिश का तो फिर ये इमरान नियाजी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। जिस तरह के ये खुददारी की बातें करता है, खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो। तुम्हारी खुददारी नहीं बल्कि ड्रामाबाजी है। उसके लिए मैं यही कहूंगा, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम। इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा।
अब सीधे सीधे जंग शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सगे भाई हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव जीता था और अब उनका भाई शहबाज शरीफ इमरान खान को गद्दी से हटाने वाला है, या यूं कहें हटा ही दिया है, बस ऐलान बाकी है। इस बात का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान से मिलने पाकिस्तानी जनरल बाजवा खुद उनके आवास में पहुंचे, जो बताता है बहुत बड़ी उथल पुथल हो चुकी है। पाकिस्तान में यहां तक दावा किया जा रहा है शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी पीएम वाले प्रोटोकॉल भी मिलने लगे हैं। इस वक्त जो अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना कैसे शुरू है ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको ये बताएं कि गुज़श्ता रात ही एमक्यूएम के साथ मुत्तहदा अपोजिशन का एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसकी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मियां शहबाज शरीफ साहब को मिलना शुरू हो गया। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज हैं, जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने आकर मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें शुरू कर दी और अगली हुकूमत के लिए जो उनकी पॉलिसी है उस हवाले से उनसे गाइडलाइन लेना शुरू कर दी है। इसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के अंदर और अपोजिशन के जो दीगर रहनुमा हैं उनसे अपनी जो आने वाली काबीना है उसके हवाले से भी उन्होंने मुशावरत शुरू कर दिया है। सो इस वक्त अगरचे के इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा अफवाहों का दौरा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं। इमरान खान जलील हो रहे हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। उनके मंत्री दावा कर रहे हैं इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी बॉल तक इमरान बैटिंग करेंगे। पीएम साहब ने, फवाद साहब ने 10 सहाफियों को भी बुलाया हुआ है और मुमकिन है कि शाम को वजीर आजम कौम से खिताब भी करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी फैसला हो, वो लोग जो गैर मुल्की इशारों और गैर मुल्की हमेशा मेमो गेट से लेके और सारी डॉन लीग्स तक इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इमरान खान खड़ा हुआ है, आखिरी बॉल तक लड़ेगा और 3 तारीख को वोटिंग है। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद हैं, जो इस दावे से थोड़ी देर पहले खुद कैमरे के सामने इमरान खान के सम्मान में भावुक स्पीच दे रहे थे, जैसे इमरान खान का फेयरवेल चल रहा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं। माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मैं आपसे अर्ज करता था कि यहां लगाएं गवर्नर राज, मैं आपसे अर्ज करता था एमरजेंसी, लेकिन आपको पीटीआई से मेरा कोई तल्लक नहीं इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पहरा दूंगा। सियासत मैं करता हूं नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। इमरान खान से जनता जबरदस्त खफा है। बाजवा ने भी इमरान से दूरी बना ली है। इमरान के पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। पाकिस्तानी संसद में 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन विपक्ष चाहता है कि कल ही वोटिंग हो जाए। ऐसे हालात में इमरान खान ने अपनी साख और सत्ता बचाने के लिए लेटर को मुद्दा बनाया। दावा किया उनकी सरकार को विदेशी साजिश के तहत गिराया जा रहा है। तो ये जो साजिश है, ये इंशाल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है।
लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा, बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। लेकिन इमरान खान का लेटर बम आत्मघाती साबित हो गया। अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान से पूछ रहा है, इमरान वो लेटर तो दिखाओ जरा। पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। शरीफ खानदान ने इमरान खान की जबरदस्त घेराबंदी की है। जिस तरह से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इमरान खान पर हल्ला बोल रहे हैं, इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, तो आए, मैं चैलेंज करता हूं, पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। और अगर ये वही झूठा लेटर है जिस तरह उन्होंने 27 अरब रुपए की करप्शन, जावेद सादिक के जनाब मेरा फ्रंट मैन है और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, वो लेटर का लेटर है, इसी तरह का ये कागज है। और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो पार्लियामान में आए, पूरी पार्लियामान को इत्मीनान मिले, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी सरकार गिराने के लिए विदेश से फंडिंग आई है। एक बड़ा देश उनके खिलाफ साजिश रच रहा है जिसका सबूत उनके पास है। हालांकि अभी तक इमरान ने चिट्ठी किसी को नहीं दिखाई और ना ही साजिश पर कोई एक्शन लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाया जा रहा है, कोई गैर मुल्की ताकत पैसे दे रही है और हम कुछ हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाएं, यानी इसलिए हम वो दिखा नहीं सकते। ये क्या बात हुई? देखिए ना, ये सब उसके जो मुल्क है उसके सफीर को बुला के निकालें यहां से, उसको पकड़े, उन लोगों को पकड़ के अरेस्ट करें यहां पर। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मेरा तो मुझे खारजा में, भाई हुकूमत गिर रही है, आप अरेस्ट करें, FIA अरेस्ट करें, यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज अरेस्ट करें। वज़ीर दाखिला का काम है, वज़ीर दाखिला कह रहे खारजा अमूर का, भाई ये खारजा अमूर है, ये मुल्क की सलामती का मसला है, ये सबका मसला है कि अगर हुकूमत गिराई जा रही है बाहर से। लेकिन ये कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त किस तरह से मामला चल रहे हैं। और इसको बराए करम इसको फॉरेन ऑफिस भी क्लियर करे। शाह महमूद कुरैशी साहब पूरा इसके ऊपर एक चाइना में बैठ के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से डिस्कस करें, इसको चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से डिस्कस करें, अमेरिका के फॉरेन, और अवाम को बताएं कि कौन सा मुल्क है। OIC के अंदर क्यों नहीं उठाया मामला? उस मुल्क के सफीर को तो निकाल सकते हैं ना यहां से। तो बात यह है कि ये मतलब है कि बड़ी अजीब सी बात है। जब इमरान खान अपने ही दावे में फंस गए तो उनके खासम खास और पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम की बात करने वाले शेख रशीद ने नया दांव खेला। अजमल कसाब का नाम लिया, नवाज शरीफ पर बड़ा आरोप लगाया। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। साम दाम दंड भेद इमरान खान के काम कोई नहीं आया। ऐसे में अब इमरान ने नेशनल ड्रामा शुरू करने के लिए प्लान बनाया है जो पाकिस्तानी संसद में किया जाएगा। अगले 3 दिन तक पाकिस्तान में खूब हंगामा मचने वाला है। मलिक साहब, याद है आपको अभी वजीर आजम साहब कुछ दिनों पहले तो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने तो मेरी दुआ कबूल कर ली, अदम एतमाद आ गई। मैं तो चाह रहा था, मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अदम एतमाद आ जाए। जब अल्लाह ताला ने खान साहब की दुआ कबूल कर ली तो फिर ये आलमी साजिश हो गई। सर, साजिश हो भी सकती है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेशनल जो 2 बड़ी ताकतें हैं वो इस पोजीशन में होती हैं कि हम जैसे गरीब मुल्कों में रिजीम चेंज का एक कॉन्सेप्ट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बैल मुझे मार, ये हम जैसे गरीब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हम IMF की मदद लेनी हो ना तो पहले US ट्रेडी से जाके हमारा बदला मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर उनसे इंटरेक्शन करता है कि वहां उनके वोटिंग राइट्स ज्यादा है, हमारी मदद कर दीजिएगा।
हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना हो तो तब भी यही काम करते हैं, हमें FATF से अपनी जान खलासी करवानी हो तो उसके लिए भी हम US स्टेट डिपार्टमेंट की मदद हासिल करते हैं, हमने सऊदी अरब से उधार कीमतों पे तेल लेना हो ना तो उसके लिए पहले हम वाशिंगटन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं कि मैसेज जद्दा चले जाए, रियाद चले जाए, उसके बाद वो हमारा पैकेज ओके करते हैं। जब इतनी वल्नरेबिलिटीज आपके पास मौजूद हो और आप हाथ जोड़ के खड़े हो कि हमें उधार तेल भी दे दो, $3 अरब हमारे अकाउंट्स में भी रख दो, तो फिर नारेबाजी किस चीज की। इमरान खान बहुत बुरा फंस गए हैं। न चिट्ठी सुनाई जा रही है न छिपाई जा रही है। पहले पाकिस्तान में इमरान खान ने ब्रेकिंग न्यूज चलवाई कि वो देश को संबोधन करेंगे, बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन बाजवा से मीटिंग के बाद इमरान खान को चुप्पी साधनी पड़ी। इमरान ने पाकिस्तान के नाम संबोधन रद्द कर दिया। पाकिस्तान में दावा यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तानी PM ऑफिस को अब डायरेक्ट बाजवा ब्रिगेड ने कंट्रोल में ले लिया है ताकि इमरान खान जाते जाते पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क न कर दे। देखें, कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं ना, और उसमें सबसे पहली बात यही है कि अगर आप डिप्लोमेटिकली चीजें अपने और दूसरी गवर्नमेंट या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बीच में ही नहीं रख सकते अगर, और आप उसको यूज करते हैं टू अ पर्सनल एडवांटेज, तो वो पर्सनल एडवांटेज तो फिर नहीं रहता ना, वो तो फिर एक बॉम्ब बन जाता है, एक ह्यूमन बॉम्ब बन जाता है। एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे अमेरिका के खिलाफ इतना एक सेंटिमेंट अगेंस्ट पाया जाता है ऑलरेडी, बिकॉज हमारी रिलीजियस पार्टीज ने जिस तरीके से अमेरिका को हमेशा प्रेजेंट किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हीं से इमदाद भी लेनी है, उन्हीं से सब कुछ लेना है, हॉलीवुड को भी देखना है, इंस्पिरेशन भी लेनी है, डिपेंडेंट भी हैं, इंटरनेशनल लेंडर्स उनकी मर्जी के बगैर क्या हमें देते हैं कुछ, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब कुछ हमें उधर से ही मिलता है। तो आपने एकदम से सिर्फ पर्सनल एडवांटेज के लिए अगर ऐसा किया है तो ये इन इटसेल्फ एक डिप्लोमेटिक सुसाइड है इन माय ओपिनियन। इमरान खान की सरकार गिरनी तय हो गई थी। इमरान अपनी सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन MQM ने इमरान को आखिरी झटका दे ही दिया। MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी है जिसके 7 सांसद हैं। 2018 में इमरान की पार्टी PTI के साथ गठबंधन किया था। MQM के दम पर इमरान ने सरकार बनाई और अब MQM ने विपक्ष के साथ गठबंधन कर लिया। MQM का चुनावी सिंबल पतंग है और इस बार इमरान की ये पतंग कट गई। साहब ऐवान सदर में मुकीम हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो वहाँ पे लोगों के दांतों में लगे कीड़े का इलाज करने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। वो वजीर आजम को कहें कि वजीर आजम जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। मुझे अफसोस है चौधरी परवेज इलाही साहब के मतलब, चौधरी साहब कल गए हैं, वजीर आजम ने उन्हें सिर्फ इस्तीफा दिखाया। उन्हें चाहिए था कि कम से कम उसकी फोटोकॉपी दे दे। वो जो लेटर उन्होंने लहराया था वहाँ जलसे में, कहीं ये इस्तीफा भी ऐसा लेटर ही ना हो। मैं कहूँगा चौधरी मूनस इलाही साहब को कि आप नौजवान हैं, बुजुर्गों का तजर्बा है, उससे फायदा उठाना चाहिए। जो कहता था कि मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा, अब वो शायद ये कहता फिरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इमरान खान पर यह भी आरोप लगे कि वो सरकार बुशरा बेगम के कहने पर चलाते थे। बुशरा बीवी जो टोटका बताती इमरान उसको आजमाते। इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं या बनी गाला और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली की आंधी लेकर आए थे और अब उनकी ही सरकार इस तब्दीली की आंधी में उड़ गई। इधर हिंदुस्तान में भी कुछ मौलाना पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। महफिल बुलाई जाती है और मजहबी बातें करते करते सियासी तकरीरें शुरू हो जाती हैं। ऐसा किस्सा मध्य प्रदेश में हुआ।
उत्तर प्रदेश का एक कव्वाल बैठा और मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगा। ये कव्वाल कौन है, कैसी बातें करता है और कैमरे पर आते ही कैसे यू टर्न ले लेता है, एक ऐसा चैप्टर आपके सामने खोल रहे हैं जिसमें एक कव्वाल ने बवाल मचाया। एक तरफ हलाल पर हंगामा मचा हुआ था तो दूसरी तरफ नए नए मौलानाओं और मुफ्तियों का डेंजरस तराना। अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। हिमाकत देखिए, हिम्मत तो देखिए। अब तो हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी दे दी, शहर शहर वीरान करने की चेतावनी दे दी। अब पूरा ऑडियो सुनिए। मोदी को चैलेंज, योगी को चैलेंज, अमित शाह को चैलेंज। बहुत खतरनाक है इनकी रेंज। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। जनाब एक कव्वाल हैं, कैमरे पर पकड़े गए हैं। इनके एक बयान से बवाल मच गया है। सफाई आगे सुनाएंगे, पहले कुछ और जहरीले किरदारों से मिली। मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली ने 24 से पहले की पिच रेडी करनी शुरू कर दी है। यूपी से कर्नाटक तक हेट स्पीच वाली स्क्रिप्ट रेडी है। एक नाम मुफ्ती तौसीफ खान काजमी का भी है। देश में कितने मुस्लिम हैं ये अभी से गिनने लगे हैं। एक एक टेक्स्ट बिल्कुल जूनियर भाईजान जैसी है। भाइयों आज डरना क्यों है? कितने हैं हम लोग मुल्क में? 30 करोड़। डर किसके लिए? वो 313 थे। मतलब ये है उकसाना नहीं है, अपने अंदर का डर निकाल के फेंकना है। अगर हमारी रूह जिंदा हो गई तो फिर इन बागड़ बिल्लों का हमारे लिए कोई भी डर नहीं रहेगा। ये मुफ्ती उकसाता भी है, बहकाता भी है, भड़काता भी है, लाइव कैमरे पर ललकारता भी है, खुल्लम खुल्ला भरी सभा में मरने मारने की बातें भी फैलाता है। क्या लग रहा है तू? तेरी क्या हैसियत है रे? तू हमारी जूती की खाक भी नहीं है, जूती की खाक नहीं है। हम तो सरों पे कफन बंद। ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या बिसात? ये कौन है? ये मुर्दा है, ये मरे हुए हैं। हम तो जिंदा जावेद लोग हैं। हम तो शहादत की तमन्ना लेके फिरने वाले लोग हैं। हम तो मां के पेट से ही कफन लेके आए हुए लोग हैं। डर किस बात का? क्रोनोलॉजी समझिए। जो हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा। जो आग लगाई जा रही है यूं ही नहीं लगाई जा रही। मोदी पर, योगी पर जो कुछ भी कहा जा रहा है यूं ही नहीं कहा जा रहा। यूपी से कर्नाटक और तेलंगाना तक सारे किरदार, सबके तार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आने वाला दौर इससे भी खतरनाक होगा। मैं मोदी को भी योगी को बोलिया। मुल्क के हालात नाजुक हैं, जिम्मेदारों को मशवरा करना पड़ेगा। मुल्क के हालात नाजुक हैं, तदबीर करना पड़ेगा। हर स्क्रिप्ट में मोदी हैं, योगी हैं, यूपी है, फुल ऑन मुस्लिम है। मसलन मौलाना मुजम्मिल रशदी को सुनिए। यूपी में बीजेपी की जीत से मोदी विरोधी मौलाना इकोसिस्टम बौखला गया है। 24 से पहले की छटपटाहट दिखने लगी है। यूपी का इलेक्शन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल था। दर्द होता है। मैं तो बहुत छोटा, मुझे नींद नहीं आती। आखिर इस कौम का क्या होगा? यूपी का इलेक्शन हिंदुस्तान का फ्यूचर था, मुस्तकबिल था। आज हुआ नहीं हुआ यूपी में नुकसान।
यूपी का नुकसान बगैर तदबीर बगैर मशवरे के हुआ। गैर मुस्लिम और दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी हारा, ये नहीं कहते मुसलमान हारा। यूपी में मुसलमान हार गया का टेप नॉन स्टॉप बज रहा है। भाईजान की क्लास लग रही है और मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली देश का माहौल खतरे में है वाली रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर अलग अलग धार्मिक मंचों पर पहुंचने लगे। साफ साफ जनाबे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं, अजीब गुरूर चढ़ा है तुम्हें, बेहुदा नशा चढ़ा है तुम्हें। यही गुरूर तुमको भी डुबा दिया, तुम्हारी पार्टी को भी डुबा दिया और हिंदुस्तान के मुसलमान बिलखुसूस लखनऊ के मुसलमानों को तुम्हारा ये गुरूर डुबा दिया। हर आदमी एक मैदान का हीरो होता है। अब सलमान खान एक्टिंग करता है, उस मैदान का वो हीरो है। अगर उसे क्रिकेट के मैदान में छोड़ दे एक ही बाल में बोल्ड हो जाएगा। तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान का हीरो है, अगर उसे एक्टिंग में खड़ा कर दे तो फिर हीरोइन तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 फीट तो ऊंचा होना पड़ेगा। कांग्रेस हंस रही है आप पर, समाजवादी पार्टी हंस रही है आप पर, मायावती की पार्टी हंस रही है आप पर, बीजेपी हंस रही है आप पर नहीं मुसलमानों पर हंस रही है। अफसोस नहीं है बात, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें मिलावट नजर आ रही है। दुश्मन को फायदा पहुंचाना भी उससे मिलने के बराबर है कि नहीं है। और हमारे नौजवानों, अंधी अकीदत में ना आओ, सोचो समझो, हालात मुल्क के बड़े खराब हैं। मोदी से नफरत के चक्कर में मौलाना ब्रिगेड ने और कैसे कैसे जहर उगले हैं, थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले जरा इन कव्वाल साहब का फैक्ट चेक कर लेते हैं। शरीफ परवाज नाम के कव्वाल साहब के वायरल वीडियो में कुछ और चीजें क्लियर हैं। नंबर 1, ये हिंदुस्तान को खत्म करने की धमकी देते दिखे। नंबर 2, हिस्ट्री पढ़ लेने के बहाने माहौल बिगाड़ने की बात करते दिखे। एक बार फिर सुनिए इनका वो ऑडियो। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। ऑडियो से क्लियर है, कव्वाल साहब ने धमकाया, भड़काया, मगर जब हमने इनको कैमरे पर पकड़ा तो इन्होंने एक अलग ही लाइन लेंथ पकड़ ली। शरीफ परवाज जी बताइए, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो वीडियो कब का है, कहाँ का है, कौन से कार्यक्रम में आप गए थे? रीवा में एक जगह है मनगवा, वहाँ मैं प्रोग्राम दे रहा था 28 तारीख को। तो वहाँ प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसा नहीं बोला, मगर लोगों ने तूल पकड़ लिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर अब की मैंने जो भी बोला तो कुछ बातें अगर उसमें गलत है तो मैं माजरत चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो आपने भी सुना होगा, वीडियो में आप खुद क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि अमित शाह कहते हम हैं, मोदी कहते हम हैं, योगी जी कहते हम हैं। अगर गरीब नवाज चाह ले तो हिंदुस्तान कहाँ था, कहाँ चला जाएगा? इसके क्या मायने लगाएं, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये अल्लाह के एक वली हैं वो। मैंने मोदी जी या योगी जी के शान में गुस्ताखी नहीं की। मैंने गरीब नवाज हिंदुस्तान जो भेजे गए हैं, आपको यहाँ भेजा गया है, तो गरीब नवाज ऐसे वली हैं, हिंद के बादशाह हैं। इस ख्याल को रखते हुए मैंने कहा था अगर गरीब नवाज चाह लें तो हिंदुस्तान में जो कुछ भी यहाँ पर होता है या हो रहा है, अगर कोई गलती हम करते हैं तो हमको भी मिटा सकते हैं। वो मुनासिब नहीं, मैंने जज्बात में हो सकता कह दिया, उसके लिए तो मैं माजरत चाहूँगा कि मैं कलाकार हूँ। कव्वाल शरीफ परवाज ने ये तो माना कि हाँ वो स्पीच नहीं की थी, लोकेशन और डेट भी बताई, मगर जुबान फिसल गई वाली बात कहकर बचने की कोशिश की। फिर हमने वही वीडियो उनके सामने प्ले किया। उसके बाद उनका टोन मोदी योगी के फेवर में हो गया। वीडियो देखिए, आपने क्या कहा था। देखिए, मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन?
कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। देखिए, हम अभी सिर्फ इस पर ही चर्चा करेंगे, हैं कौन, मतलब वो अगर अपनी अहमियत जता रहे हैं मोदी, योगी, अमित शाह, तो वो कौन हैं? आप उन पर एक सवाल खड़े करें। जो आपने जिस तलखी से बात रखी है, आपके सामने हजारों की भीड़ रही होगी, जाहिर बात है कि उस तलखी पर उस जिस तरह से आपने पेश किया है बात को, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग जो हैं आपकी बात को अपने जहन में अपने तरीके से सोचेंगे ना, कि आपके तरीके से सोचेंगे। नहीं, मैंने उनका मान सम्मान बढ़ाया है वली का, वो जो चाहें कर सकते हैं, मैंने और कोई बात नहीं पेश की। अगर जुबान से मेरी कुछ निकला है, अगर लोग उसको गलत समझ रहे हैं, उसको गलत ना समझे, मैंने गरीब नवाज के लिए कहा है। नहीं, बात सही है, लेकिन आपने जिन शख्सियत की चर्चा की शरीफ परवाज जी, उसमें आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हैं, और आप जिस धर्म विशेष से आते हैं उस वजह से उस चीज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और यही वजह है कि आप पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह मेरे दिल में हैं। कव्वाल साहब ने तो भूल सुधार कर ली, अपनी गलती मान ली, मगर कर्नाटक के अफजलपुर में तकरीर देने बैठे मुफ्ती साहब की लाइन लेंथ बिगड़ गई। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट से पहले चैप्टर में हिजाब फिट कर दिया, फिर बाबरी का जिक्र किया, 3 तलाक तक पहुंच गए और सीधा हमला मौजूदा मोदी सरकार पर कर दिया। ये जो आज हालात आए हैं, चाहे वो हिजाब के नाम पर हो, बाबरी मस्जिद के नाम पर हो, 3 तलाक के नाम पर हो, मुसलमानों को तरह तरह की एजुकेशन से दूर करने की प्लानिंगें हो, मुसलमानों के खिलाफ ऐवानों में मीटिंगें और प्लानिंगें हो रही हो, मुसलमानों के खिलाफ हर तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हो, मुसलमानों को घबराना नहीं है। इंसानियत का कत्ल करने वाले, मुल्कों के अमन और अमान को बर्बाद करने वाले, इंसानियत का खून करने वाले, बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करने वाले, हम थोड़ी देर के लिए गफलत में आए थे। शुक्र अदा करते हैं उन कौमों का जो हमें जगा दिए, जो कौम हमें जगाई। हम तो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, सोए हुए नहीं थे। हम तो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, देखना था बाजुए कातिल में कितना जोर है। YouTube पर मुफ्ती साहब के इस वीडियो के व्यूज फिलहाल भले ही कम हो, लेकिन हर मोबाइल पर इनकी 55 मिनट की तकरीर के छोटे छोटे हिस्से वायरल होने लगे हैं। मसलन ये सैंपल देखिए, जनाब इनकलाब की बात कर रहे हैं और पब्लिक को कुछ यूं भड़का रहे हैं। और इनकलाब आएगा, जो मुल्क को बर्बाद करने के लिए बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, संविधान को खराब करने के लिए जो गंदे लोग आए हुए हैं और इस्लाम को मिटाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको अपने माँ और बाप का पता नहीं, उन्हें बोलता है मैं केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। उन जांबाजों की नस्लों में से है जो बड़े बड़े लीडरों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिए थे। कितने? 313। कितने थे? 313। और मुकाबला किससे था? पूरी दुनिया की उस वक्त जो सुपर पावर ताकत थी उससे मुकाबला। क्या था इनके पास? टूटी हुई 8 तलवारें। उन्हें मालूम है मुसलमान अपनी माजी को दोहराएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए डर है। अच्छा, जो सेकुलर भाई है ना हमारे मुल्क का, या जो संविधान की हिफाजत करना चाहता है ना, उसको फिक्र नहीं। वो ये कहते हैं, उनको मालूम है कि मुसलमान जब तक इस मुल्क में रहेगा तो लाल किले की लाली बाकी रहेगी, कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल की सफेदी भी बाकी रहेगी, और यहाँ का अमन अमान बाकी रहेगा। जब इस धरती पर मुसलमान खत्म तो ये मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा, सबको मालूम है। हमारे लिए 2 तरफ से गोल्डन चांस। मैदानों में कूदेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे, मुल्क की हिफाजत की खातिर इस मुल्क के साथ गद्दारी किए बगैर इस मुल्क के अमन अमान को बाकी रखने और इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
वेलकम बैक। बड़ी खबर, दिल्ली के तीनों एमसीडी को एक करने का बिल अभी लोकसभा में पास हो गया है। अब तीनों एमसीडी की जगह सिर्फ एक एमसीडी रह जाएगी। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इससे पहले आज शाम ईस्ट दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर झड़प भी हुई। नगर निगम के दफ्तर के अंदर निगम पार्षद आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ने से बाज नहीं आए। निगम दफ्तर में ही दोनों पार्टियों के नेताओं में हाथापाई शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने आपस में लात घूंसे तक चलाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।